हेलो स्टूडेंट्स, हम आज 10वीं क्लास पाठ 2 गृह विज्ञान आय व्यय और बचत के बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियो में भी हमने आपको आय और व्यय के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। जो परिवार में व्यय होता है उस पर वो क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले आता है इसमें परिवार की कुल आय। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति और परिवार व्यय करते समय अपनी आय को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखता है। अधिक आय वाले परिवारों द्वारा अधिक व्यय तथा सीमित आय वाले परिवारों द्वारा कम व्यय किया जाता है। अतः परिवार की आय ही परिवार के व्यय को प्रभावित एवं निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। जो परिवार की आय होती है वो ही व्यय को प्रभावित करती है। अधिक आय है तो आप अधिक व्यय कर सकते हैं, यानी अपनी ज़रूरतें अपनी आय के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, तो ये मुख्य रूप से प्रभावित करती है। फिर है परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप भी व्यय को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि संयुक्त परिवार में कुछ व्यय कम हो जाते हैं, जैसे मकान का किराया, ईंधन, प्रकाश आदि। इसके विपरीत एकांकी परिवार में व्यय अधिक होते हैं। जब जो परिवार एक एकल परिवार होते हैं, जिसमें एक ही फैमिली होती है, तो वहाँ अधिक खर्चे होते हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ खर्चे बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। रहन सहन का स्तर अगला है। रहन सहन का स्तर भी परिवार के व्यय की सीमाओं को प्रभावित करता है। जिस परिवार में रहन सहन का स्तर सामान्य से ऊंचा होता है, उस परिवार को मध्यम या निम्न स्तरीय परिवारों की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता है, भले ही उसकी आय के साधन सीमित ही हों। जब हम परिवार की जो है स्तर को ऊंचा करते हैं, जिस परिवार के का रहन सहन का जो स्तर ऊंचा होता है, तो उसे अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए जो है थोड़ा खर्चा अधिक करना पड़ता है। चाहे उसकी आय कम हो तो उसके लिए उसे चाहिए कि आय अपनी बढ़ाए। फिर है सामाजिक और धार्मिक परंपराएं। प्राय पारिवारिक परंपराएं भी व्यय का कारण बन जाती हैं। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्कारों के अवसर पर आवश्यकताओं से अधिक व्यय करना सामान्य बात है। परिवारों की आय का कुछ प्रतिशत तो व्यर्थ के रीति रिवाजों तथा सामाजिक प्रथाओं के अनुपालन पर ही व्यय हो जाता है। रहने का स्थान। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में रहने का स्थान भी महत्वपूर्ण कारक है। नगरों की प्रथम श्रेणी की कॉलोनी में रहने वाले परिवारों का रहन सहन का स्तर उच्च बनाए रखना पड़ता है, अतः इन परिवारों को इस पर अधिक व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में या नगरों की सामान्य बस्तियों में रहन सहन के सामान्य स्तर से भी काम चल जाता है। जब हम कई हाई सोसाइटी में रहते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना रहन सहन करना पड़ता है। तो जब उसके अकॉर्डिंग हम रहन सहन करेंगे तो संभवतः खर्च भी अधिक होगा। लेकिन अगर हम गांव में रहते हैं या किसी सामान्य बस्ती में रहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना रहन सहन कर सकते हैं और हम अपना खर्चा भी उसके अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। फिर है बच्चों पर व्यय। बच्चों पर होने वाला व्यय भी परिवार की कुल व्यय को प्रभावित करने वाला एक कारक है। कम बच्चे वालों परिवारों में कम व्यय होता है, जबकि अधिक बच्चों वाले परिवारों में अधिक व्यय करना पड़ता है। बच्चों पर होने वाला व्यय सामान्य रूप से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विवाह व अन्य आवश्यकताओं पर होता है। जब अधिक बच्चे होंगे तो व्यय अधिक होगा, कम होंगे तो कम होंगे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विवाह है, इन सब चीज़ों पर भी बच्चों पर खर्च होता है। फिर है व्यक्तिगत व्यवसाय। परिवार में कुछ व्यय सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवसाय पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वकालत का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को अपने धन का कुछ भाग कानूनी संबंधी पुस्तकों और पत्रिकाओं के क्रय पर अनिवार्य रूप से व्यय करना पड़ता है। इसी प्रकार से चिकित्सक को अपने क्लिनिक के रखरखाव पर कुछ खर्च अवश्य करना है। मतलब जैसा व्यक्ति का कार्य होगा उसके अनुसार उसका व्यय भी होगा। जैसे एक डॉक्टर है,
उसमें उसे जो है कुछ अपने क्लिनिक में कुछ नया करने के लिए ये कुछ व्यय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जितनी इनकम है उसको सारी को ही उसमें इस्तेमाल अपने घर में ही इस्तेमाल कर ले, बल्कि उसको अपनी आय का कुछ हिस्सा अपनी दुकान में खर्च करना पड़ता है। फिर है गृहिणी की दक्षता। गृहिणी की दक्षता भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। यदि गृहिणी विचारपूर्वक व्यय करती है तो सीमित पारिवारिक व्यय से भी परिवार सुखी और समृद्ध रह सकता है। फिर है मितव्यय। मितव्ययता एक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है। जहाँ पर अनावश्यक व्यय नहीं होता, फिजूल खर्ची नहीं होती, और मितव्ययता कहते हैं। इसको व्यवहार में अपना लेने से पारिवारिक व्यय में उल्लेखनीय कमी की जा सकती है। परिवार में आय व्यय के मध्य समुचित संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रसिद्ध कहावत है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सो। और आशय यह है कि वह उतना ही हमें करना चाहिए जितने की आय हो, अन्यथा परिवार की अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और सदस्यों में असंतोष पैदा होने की भावना का भय रहेगा। अतः आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना अनिवार्य है। साथ ही साथ परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह समुचित बचत की भी अति आवश्यक है। तो जितनी हमारी आय होती है हमें उसके अनुसार ही व्यय करना चाहिए, इससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। पारिवारिक बचत का अर्थ, प्रत्येक परिवार व्यक्ति धन का उपार्जन तथा उसका व्यय करता है, क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। अतः वह भविष्य के विषय में भी विचार किया करता है। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने भविष्य को सुख में और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ न कुछ बचत अवश्य करता है। इसीलिए विवेकशील गृहिणियां अपना बजट इस प्रकार से बनाती हैं कि आय से व्यय कम हो। व्यय कम होने की स्थिति में आय का जो अंश बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहते हैं। मतलब जो आय होती है उससे आय में से व्यय करने के बाद जो धन हमारा बचता है उसे ही बचत कहते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, उनके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अपने द्वारा अर्जित धनराशि से वह अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने के उपरांत यदि कुछ धन बच जाता है तो उस धन को पारिवारिक बचत माना जाता है। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत आय का जो भाग बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। ये मुख्य परिभाषा है कि पारिवारिक बचत किसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार की कुल आय 10,000 रुपये प्रति माह है तथा वह परिवार अपनी समस्त वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,000 रुपये प्रति खर्च कर देता है तो शेष बचा हुआ रुपया उस परिवार की मासिक बचत कहलाएगी। यानी उसकी आय जो है 10,000 है और वो 9,000 उसमें खर्च कर देता है तो जो बचेगा वो उसकी बचत होगी। पारिवारिक आय में से जो बचत की जाती है उसे किसी लाभदायक योजना के अंतर्गत विनियोजित कर देना चाहिए। वास्तव में विनियोजित किया गया धन ही बचत की श्रेणी में आता है। आय में से बचाया गया धन यदि विनियोजित नहीं किया जाता तो उसे बचत न कहकर धन का संचय कहा जाता है, जो कि कदापि लाभदायक नहीं होता। वास्तव में संचित धन का क्रय मूल्य निरंतर घटता रहता है, जबकि विनियोजित धन में निरंतर वृद्धि होती है। मतलब धन को अगर हम कहीं बैंक वगैरह में या कोई पॉलिसी लेकर इनमें खर्च कर देते हैं तो वो बचत कहलाता है, क्योंकि उसमें वृद्धि होती है। और अगर हम घर में ही स्टोर कर इकट्ठा कर बचा के रख लेते हैं तो वो सिर्फ धन संचय कहलाता है। फिर है पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। भविष्य अनिश्चित है, इसमें कभी कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे समय पर धन का अभाव तो पीड़ादायक होता है। अतः विवेकशील गृहिणियां इन अप्रत्याशित अवसरों के लिए कुछ न कुछ बचत करती रहती है, जिससे समय पड़ने पर उन्हें दूसरों का आश्रय ग्रहण करने के लिए मजबूर न होना पड़े। अतः निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली आय में से बचत करना उनके भविष्य के प्रति सचेत होना है। तो बच्चों,
पारिवारिक बचत परिवार में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम परिवार में बचत नहीं करेंगे तो पारिवारिक अर्थव्यवस्था बहुत ही बिगड़ जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए मतलब परिवार की बचत का बहुत ही महत्व होता है, उसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। क्या हैं वो हम आपको अब बताएं। पहला है आय कम होने पर सहायक। परिवार के मुखिया की आय कम होने, नौकरी छूट जाने, व्यापार में हानि हो जाने अथवा वृद्धावस्था में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ सकती है। नियमित रूप से की गई बचत ऐसे ही प्रतिकूल अवसरों पर सहायक होती है। यदि परिवार की आय कम है तो और वो लगातार जो है बचत कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो बचत का धन है, ये जो है नौकरी छूट जाए या परिवार में कोई बीमार हो जाए, तो ऐसे समय में ये बचत का धन हमारे लाभदायक हो जाता है। फिर है परिवार में वृद्धि हो जाने की स्थिति। अकस्मात महंगाई हो जाने पर या कुछ अन्य कारणों से पारिवारिक व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति में यदि आय में वृद्धि नहीं होती तो पहले से की गई बचत भी काम आती है। इसके विपरीत अतिरिक्त परिवार में विवाह आदि के अवसर पर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण परिवार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। ऐसे समय में पहले से बचाया गया धन ही परिवार की आर्थिक संकट को बचाने में सहायक होता है। यानी जब अचानक महंगाई होने पर या कोई अवसर आने पर, कोई जैसे विवाह आदि के अवसर अचानक आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो हमारा बचा हुआ धन है, जो हमारा बचत का धन है, वही हमारे लिए लाभदायक होता है और ये जो है हमें आर्थिक संकट से बचा लेता है, जो बचत का धन होता है। फिर है अवकाश का समय व्यतीत करने में सहायक। ग्रीष्म काल यानी ग्रीष्म अवकाश अथवा अन्य अवकाशों पर में यदि परिवार के सदस्य किसी रम्य स्थल पर या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहें तो वो अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। यह व्यय भी पूर्व काल में की गई बचत से ही यथासंभव हो पाता है। मतलब अगर व्यक्ति कहीं गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाता है तो ये जो बचत का धन है हमारा, ये ही हमारे घूमने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि काफ़ी लाभ होता है। फिर है अनावश्यक व्यय से बचाने में सहायक। यदि परिवार द्वारा नियमित बचत करने का दृढ़ संकल्प कर लिया जाता है तो परिवार कुछ अनावश्यक विलासितापूर्ण व्यय से बच जाता है। इस प्रवृत्ति में परिवार का हित ही होता है, यानी परिवार को अनावश्यक व्यय नहीं करना चाहिए, इससे यह बचत होती है। फिर है प्लाट खरीदने या मकान बनवाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना मकान हो, अतः प्लॉट खरीदने या मकान बनाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, जो नियमित बचत द्वारा ही संभव होती है। हमें अगर कोई मकान बनाना है या प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए अचानक एकदम से बहुत सारा धन की आवश्यकता होती है, तो वो अचानक जो बहुत सारे धन की आवश्यकता है वो कहाँ से आता है, वो पारिवारिक बचत से ही आ सकता है। फिर है सुविधाजनक वस्तु की खरीद के लिए। प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके परिवार के पास कुछ आरामदायक व सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुएं एवं उपकरण उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए रेडियो, टीवी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, मिक्सर ग्राइंडर आदि। इसके लिए नियमित रूप से बचत करनी अनिवार्य है। यानी घर की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कुछ जरूरी वस्तुएं हैं, उनको खरीदने के लिए भी उसे जो है बचत के धन की आवश्यकता है। फिर है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। कभी कभी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए धन व्यय करना पड़ता है, जो उसकी वर्तमान आय में से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि मासिक आय को तो कुछ निश्चित मदों पर ही खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पहले से की गई बचत ही सहायता होती है। परिवार समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी कुछ धन हमें करना पड़ता है खर्च, तो उसके लिए बचत का धन ही काम आता है। फिर है परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक। घर के सदस्यों के जीवन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए देश में बीमे की
सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पारिवारिक बचत आवश्यक होती है, क्योंकि बचाए गए धन से बीमे की किस्तें आदि का भुगतान किया जा सकता है। तो बचत के लिए एक बीमा आवश्यक होता है। यह बीमा अगर हम करते हैं तो इससे धन की बचत होती है। इसकी जो किस्तें होती है वो बचत के धन से ही भरी जा सकती है। फिर है आय की वृद्धि में सहायक। बचत का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से परिवार की आय में वृद्धि की जा सकती है। नियमित रूप से की गई बचत के विनियोग से ब्याज दर आदि के रूप में जो लाभ प्राप्त होता है, इससे परिवार की आय में वृद्धि होती है। यानी जो हम बचत करते हैं उससे उसको जब हम विनियोग करते हैं, मतलब जैसे अब हमने अभी बताया, उसे जो है बीमा वगैरह करते हैं, उनकी जो ब्याज मिलता है तो वो जो है क्या है, परिवार की आय में वृद्धि होती है उससे। फिर है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन के लिए सरकार को निरंतर धन की आवश्यकता होती है। परिवारों द्वारा की गई छोटी छोटी बचतों के विनियोग से सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होता है। मतलब जो हम धन की बचत करते हैं और पोस्ट ऑफिस में या बैंक में लगाते हैं, उससे जो है सरकार को लाभ होता है। फिर है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक। संपूर्ण राष्ट्र में यदि प्रत्येक व्यक्ति में बचत की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है तो राष्ट्र की कुल मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना संभव होता है। इससे देश समृद्ध बनता है। तो इससे जो है देश की भी स्थिति, अगर प्रत्येक व्यक्ति बचत करता है तो इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। उपयुक्त वर्णित तथ्यों द्वारा स्पष्ट है कि पारिवारिक बचत का बहुमुखी महत्व एवं उपयोगिता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गृहिणी को बचत की ओर ध्यान देना चाहिए। गृहिणी के लिए बचत का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि वह कंजूसी से व्यय करे और अथवा वर्तमान पारिवारिक आवश्यकताओं की अवहेलना करे, अपितु गृहिणियों की को बुद्धिमत्ता के साथ मित्रता का ध्यान रखते हुए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और समुचित बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह सोचना भ्रमपूर्ण है कि धनी व्यक्ति ही बचत कर सकते हैं। कम या सीमित आय परिवार वाले भी विवेकपूर्ण व्यय करें तो निश्चित रूप से बचत की जा सकती है। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी आय अधिक है या कम है, सभी को अपने जो है बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आज का इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे इस वीडियो को। तो ठीक है, आगे धन्यवाद।